गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो है हिंदी साहित्य से जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में हिंदी होता है उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। इससे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनना तय है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संविधान में जो है हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। और ये आपका 8वीं अनुसूची में है। इसके आगे है कि अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम जो है इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और लिखा किसने है? ये तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये लिखा है गारसा द तासी ने। किसने? गारसा द तासी। और उसका नाम क्या था? उसका नाम थोड़ा अटपटा है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये गारसा जो तासी थे, इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का जो है सर्वप्रथम इतिहास लिखने का क्या किया? काम किया। किस भाषा में? आपसे पूछे तो फ्रेंच भाषा में। और इन्होंने 70 कवियों और लेखकों का वर्णन अपने इतिहास में किया था। कितने? 70 लेखकों का जिक्र किया है। लेकिन एक चीज और है कि इन्होंने कभी भी हिंदी साहित्य के जो है काल विभाजन का काम नहीं किया। काल विभाजन जो है इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। काल विभाजन नहीं किया। अब देखिए, अब इसमें और क्या चीजें हैं। इन्होंने जो कवि का जो लिस्ट तैयार किया था या जिन कवियों को अपने साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया था उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या किया था? व्यवस्थित किया था। जैसे ए है, उसके बाद बी है जिसका नाम भी शुरू होगा, उसके बाद ऐसे क्रम वाइज। और इसके प्रकाशन की बात करें, ये जो साहित्य जो लिखा है इन्होंने, ये 1839 में, पहला प्रकाशन 1839 में। और दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1847 में। कब हुआ था? 1847 में। तो ये हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास जो है प्रथम बार जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया गारसा द तासी द्वारा, और नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि आपको पता है ये चीज, या न पता हो तो जान लीजिए कि जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसका सर्वप्रथम प्रयास, देखिए लिखा गया पुस्तक तो पहला जो है ये आपका फ्रेंच भाषा में था गारसा द तासी द्वारा, लेकिन इन्होंने काल विभाजन का तो काम किया नहीं, डिवाइड तो किया नहीं। किया किसने? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन। नाम देख लीजिए, जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने सर्वप्रथम जो है काल विभाजन का काम किया था। और इनको जो है या इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम इतिहास भी माना जाता है। और इन्होंने ये जो काम किया था, ये प्रयास जो किया था काल विभाजन का, ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किए थे। और इसी ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है क्या किया था? भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण का या फिर स्वर्ण काल या हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इन्होंने भक्ति काल को ही या भक्ति काल के उदय को ही क्या कहा था? बिजली की कौंध के समान माना था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो सर्वप्रथम अगर काल विभाजन की बात की जाए तो किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और इसी को किशोरीलाल गुप्ता ने जो है या किशोरीलाल गुप्त ने जो है हिंदी का प्रथम इतिहास भी माना है। किसको? जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे डिटेल में। अब देखिए, अब इसमें दिया है आपका पहला कि प्रथम कवि, अगर हम प्रथम कवि की बात करें तो सरहपा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहपा को, ठीक है। प्रथम अगर हम राष्ट्रकवि की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के लिए।
नेक्स्ट है प्रथम अगर महाकाव्य की बात करें तो पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई के द्वारा क्या किया गया है, ये लिखा गया है। नेक्स्ट है खड़ी बोली का अगर आपसे पूछे प्रथम महाकाव्य तो ये प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि खड़ी बोली के प्रथम कवि, अगर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास हो गया अयोध्या सिंह हरिऔध का, और खड़ी बोली का प्रथम अगर कवि पूछे आपसे तो अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। और प्रथम अगर कहानी आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? इंदुमती। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्रीनिवास के द्वारा। प्रथम अगर यात्रा वृत्तांत की बात करें तो ये सरयू पार की यात्रा है, किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। प्रथम अगर पत्र की बात करें तो ये है उदंड मार्तंड, किसके द्वारा लिखा गया है? युगल किशोर के द्वारा लिखा गया है। प्रथम अगर पत्रिका की बात करें तो संवाद कौमुदी है। प्रथम पत्रिका कौन है? संवाद कौमुदी है, राजा राममोहन राय की। प्रथम अगर आपसे एकांकी पूछे तो एक घूंट है जयशंकर प्रसाद जी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रथम अगर सूफी काव्य आपसे पूछा जाए तो चंदायन है, मुल्ला दाऊद की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है हिंदी साहित्य में वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए 1968 में। प्रथम साहित्य अकादमी की बात करें, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिणी के लिए। कब मिला था? 1954 से 55 तक। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। प्रथम जीवनी की बात करें तो दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा की। ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम अगर आपसे आत्मकथा पूछे, प्रथम आत्मकथा तो क्या बताएंगे? अर्ध कथानक। किसकी है? बनारसी दास जैन की। खड़ी बोली की प्रथम रचना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोरा बादल की कथा। कौन सी? गोरा बादल की कथा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि 30 मई को, कब? 30 मई को क्या मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास के जो है विभाजन की बात करें तो आपको पता है कि पहले क्या आता है? बताइए। आदिकाल आता है पहले, आदिकाल। आदिकाल के बाद क्या आता है? भक्ति काल। ठीक। फिर भक्ति काल के बाद क्या आता है बताइए? तो रीति काल है। और रीति काल के बाद क्या है बताइए? आधुनिक काल है। और जब आधुनिक काल में आ जाएंगे तो उसके आगे पहले आ जाता है भारतेंदु युग। क्या आता है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के आगे चलें तो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग के बाद क्या आता है बताइए? छायावाद होता है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद है, और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद है, और प्रयोगवाद के बाद नई कविता। तो ये जान लीजिए कि जब काल विभाजन हुआ तो उसमें आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल, फिर भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो अब देखिए प्रमुख तथ्य की बात कर लें तो अगर आपसे पूछे कि हिंदी गद्य के जनक कौन है तो हिंदी गद्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के प्रवर्तक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं स्वयं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक की बात की जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। छायावाद के प्रवर्तक पूछे तो जयशंकर प्रसाद हैं। प्रयोगवाद के पूछे तो अज्ञे जी हैं। और अगर हालावाद के पूछा जाए तो हरिवंश राय बच्चन है। ठीक। अभी देखिए हमने चर्चा किया ही था हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है कि जो 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है वो कौन कौन सा है? तो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। और आधुनिक काल में ही जब आगे चलेंगे तो भारतेंदु, द्विवेदी, छाया, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बाद नई कविता है। तो देखिए ये आदिकाल का जो काल माना जाता है 1050 से 1375, कहीं कहीं 1000 से 1050 में 1000 जो है आपका 70 भी माना जाता है 1370। तो ये 20 या 15 साल का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है भक्ति काल तो 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीति काल की बात की जाए जिसे श्रृंगार काल भी कहते हैं तो 1700 से 1900 तक। और 1900 से अब तक जो है
आधुनिक काल चल रहा है, जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं। देखिए, अनेक कवियों ने अनेक जो है काल को अनेक नामों से पुकारा है, ठीक है। जैसे अगर हम आदिकाल की बात करें जो है, तो आदिकाल का कई नाम है। जैसे चारण काल कहा जाता है, किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जिन्होंने जो है काल विभाजन का सर्वप्रथम क्या किया था? प्रयास किया था। तो चारण काल किसने कहा है? आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि हिंदी जो है साहित्य के आदिकाल के साहित्य को या आदिकाल को जो है चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। अगर आपसे वीरगाथा काल पूछे तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल अगर आपसे पूछे तो ये राहुल शास्त्रीत्यायन ने कहा है। वीज वपन काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। वीज वपन काल जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने कहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यता मिली है वो है आदिकाल को ही सबसे ज्यादा क्या मिली है? मान्यता मिली है। और ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और भी हैं, जैसे राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल या चारण काल भी कहा है, मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल कहा है। तो ये कई नामों से जो है आदिकाल को या जो है पुकारा जाता है। तो जो वीरगाथा काल कहा जाता है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। वीर वपन काल याद रख लेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा गया है, और इसकी भी दो शाखाएं हैं। भक्ति काल की भी दो शाखाएं, एक सगुण है, एक निर्गुण है। निर्गुण है जो ईश्वर को साकार रूप में नहीं मानता है, सगुण है जो ईश्वर को साकार या मूर्ति के रूप में मानता है। तो अगर हम निर्गुण की बात करें तो इसमें भी ज्ञानाश्रयी है, प्रेमाश्रयी है, दो शाखाएं हैं। और सगुण में भी दो है, कृष्ण और राम, दो विभागों में जो है बटा हुआ है। अगर ज्ञानाश्रयी के शाखा की बात करें तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कवि है वो कबीरदास है। कौन है? कबीरदास है। और प्रेमाश्रयी में जायसी है। कृष्ण की बात करें तो सूरदास हैं, और राम की बात करें तो तुलसीदास हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, अब ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो है कबीरदास। अब कबीरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ? मगहर में। गुरु कौन थे कबीरदास के? रामानंद। सूफी गुरु सैकतवी। भाषा इनकी क्या थी? पंचमेल खिचड़ी, या फिर इनको सदुखड़ी बोलते हैं। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी। रचना क्या है कबीरदास की? बीजक है, जो कि तीन चीज़ों में जो है डिवाइड था, साखी शब्द रमैनी, इन्हीं को तीनों को मिला के बीजक। नेक्स्ट बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। क्या कहा है? वाणी का डिटेक्टर। आपसे पूछ सकता है कि किस कवि ने या किस लेखक ने कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखें। कौन कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और क्या है? कबीर जो है निर्गुण के उपासक व रहस्यवादी कवि हैं। क्या है? उपासक और रहस्यवादी कवि। किसके? निर्गुण के। और इन्होंने, जाहिर सी बात है कि निर्गुण अगर है, भक्ति धारा के हैं ये, तो इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का खंडन और हिंदू मुस्लिम पाखंड के खंडन का क्या किया है? उपदेश दिया है। नेक्स्ट बात करें अगर हम रैदास की, इनको जिनको रविदास भी कहते हैं, तो ये रामानंद के ये भी शिष्य थे और मीराबाई के क्या थे? गुरु थे। तो मीराबाई के गुरु कौन हो गए? रैदास हो गए। और इनका गुरु कौन है? रामानंद। अब देखिए इसमें और क्या है, जैसे गुरु नानक जी हैं। अब गुरु नानक जो है, अब इनके देखेंगे तो जपुत्री, आशा दीवार, हरिदास, सोहिता, जिनकी क्या है? रचनाएं हैं। दादू दयाल है, दादू दयाल की जो है हरदेवानी है, अंगवधु है। सुंदरदास का क्या है? ज्ञान समुद्र है, सुंदर विलास है। मल्लुक दास का क्या है? रत्न खान, ज्ञान बोध। और अक्षर अनन्य का है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग और अनन्य प्रकाश। इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। अब देखिए प्रेमाश्रयी अगर शाखा के हम प्रमुख कवियों की बात कर लें तो इसमें आपका असाहित है, मुल्ला दाफद है, ईश्वरदास है, कृतबन है, जायसी है, मनसन है, नंददास है, पुष्पान और भी हैं। तो अगर असाहित की बात करें तो हंसावली है इनका, मुल्ला दाफद का है चंदायन, ईश्वरदास का सत्यवती है, कुतुबन का क्या है? मृगावती है, जायसी का क्या है? पद्मावत है, प्रसिद्ध रचना है ये।
मलिक मोहम्मद जायसी की। मनसन, इनका जो है मधुमालती है। नंददास का क्या है? रूप मंजूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें ऊपर तो आपका शेख नवी है। शेख नवी का क्या है बताइए? तो इनका ज्ञानदीप है। और कासिम शाह का क्या है? हंस जवाहिर है। और नूर मोहम्मद का क्या है? इंद्रावती या फिर अनुराग बांसुरी। और आपको पता होना चाहिए कि जो जायसी हैं ये सूफी फ़कीर जो है शेख जो है मोहवी के क्या हैं? शिष्य थे। और ये एक आंख से क्या थे? अंधे थे। क्या थे? एक आंख से अंधे। अब देखिए अगर हम कृष्णाश्रयी शाखा की बात करें, जो कृष्ण शाखा है उसके अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक है विद्यापति को माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक किसको माना जाता है? विद्यापति। और सर्वप्रथम और सबसे प्रधान ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत है। सूरदास की बात करें तो सूरदास की रचनाओं में बात की तो इम्पॉर्टेंट है जो है आपका सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है और भ्रमर गीत है। तो ये सूरदास के जो है इम्पॉर्टेंट जो है रचनाएं हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगर हम भाषा की बात करें सूरदास के तो ब्रज भाषा है। उपाधि इनको क्या क्या दिया गया है अनेक लोगों के द्वारा? तो इनको वात्सल्य रस का सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहा गया है? सूरदास को। खज्जन कहा गया है, नयन कहा गया है, अष्टछाप का जहाज कहा गया है और पुष्टि मार्ग का जहाज भी इनको कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि सूरदास किसके समकालीन थे तो ये अकबर के समकालीन थे। मुगल सम्राट जो अकबर है, ठीक है, उसके क्या थे? समकालीन। 1556 से 1605 ईस्वी तक का कार्यकाल है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें मीराबाई की तो मीराबाई के गुरु तो रैदास थे और रैदास के गुरु रामानंद थे, अभी हमने आपको बताया। तो मीराबाई की अगर रचनाओं की बात की जाए तो नरसिंह जी का मायरा है, गीत गोविंद का टीका है और राम गोविंद है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसखान की तो रसखान का अगर मूल नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो रसखान कवि हैं उनका मूल नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम। क्या है? सैयद इब्राहिम। और ये सवैया छंद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगर आपसे सवैया छंद जो है कि सर्वश्रेष्ठ कवि पूछे तो क्या बताएंगे? रसखान को। मूल नाम सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट देखिए इनसे रिलेटेड जो रचनाएं हैं तो रसखान की जो रचनाएं है वो प्रेम वाटिका है, दान लीला है, अष्टधाम है, नरोत्तम दास है, ठीक है। और रचनाएं क्या है? सुदामा चरित। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। गंग कवि एक है। क्या है? गंग कवि। और ये भी क्या थे? अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर इनकी रचना की बात की जाए तो रचना है चंद द्वंद्व वर्णन की महिमा। चंद द्वंद्व महिमा जो है क्या है? वर्णन की महिमा। ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। अगर अब हम रहीम दास की बात करें, जिसको आप जानते हैं कि अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अगर देखा जाए तो बरवय है, नायिका भेद, सिंगार सोरख है, अदनाष्टक है, मदनाष्टक है, रास पंचाध्यायी है, खेतु कौदुमुक जो है कौतुकम है। ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेनापति जो कवि है। अब देखिए सेनापति की प्रमुख रचना जो है वो है काव्य कल्प ध्रुव। सेनापति जो कवि हैं उनकी जो प्रसिद्ध रचना है क्या है? काव्य कल्प ध्रुव। अब चलते हैं हम रामाश्रयी जो है या राम भक्ति शाखा में। तो देखिए राम भक्ति शाखा में क्या है कि पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि है वो है तुलसीदास। और ये भी आपके क्या थे? अकबर के समकालीन थे। अगर इनके माता पिता की बात की जाए तो हुलसी और आत्माराम दुबे इनके पिता। पत्नी की बात की जाए तो रत्नावली। गुरु कौन था? नरहरि दास थे, ठीक है। उपाधि इनको क्या मिला था? मानस का हंस या लोकनायक या हिंदी का जातीय कवि। बचपन का नाम क्या था तुलसीदास के? राम बोला या तुला राम। ये इनके जो है बेसिक चीज़ें हो गई इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जानकी मंगल है, किसकी? तुलसीदास की चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद
पार्वती मंगल है, बरवै रामायण है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, रामलला नहछु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है और वैराग्य संदीपनी है। ठीक है। अब इसमें जो जानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रचना इनकी है ज़्यादा फेमस, वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस से जो है रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे अगर हम रामचरितमानस की बात की जाए तो इसकी स्थापना 30 मई 1574 ईस्वी को माना जाता है। इसमें रस कौन कौन सा है, तो भक्ति रस और शांत रस है। छंद कौन सा यूज किए हैं, तो दोहा और चौपाई यूज किए हैं। पूरा होने में कितना समय लगा था रामचरितमानस को, 2 वर्ष 7 महीना। और कांड कितने हैं, 7 कांड हैं। आपसे पूछ सकता है कि रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है, तो 7 कांड हुए हैं रामचरितमानस में। कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आपका अरण्यक कांड, चौथा है किष्किंधा कांड और 5वां है सुंदर कांड और 6ठा है लंका और 7वां है उत्तरकांड। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल जो है कांडों की संख्या कितनी है या कुल कितने कांड में विभाजित है, तो 7। अगर सबसे बड़ा कांड पूछे तो बाल कांड है और सबसे छोटा पूछे तो किष्किंधा कांड है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये कई एग्जाम में पूछा गया भी है क्वेश्चन। अब चलते हैं हम रीतिकालीन कवियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अब जो अगर रीतिकाल कवियों की चर्चा करें तो इनका जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कहेंगे कौन कौन सा, तो एक है आपका रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। अब इनमें अगर हम चर्चा करें तो जैसे केशवदास, बिहारी, घनानंद, ये अलग अलग देख रहे हैं कि अगर हम रीतिबद्ध की बात करें तो केशवदास आ जाएंगे, रीतिबद्ध में बिहारी आ जाएंगे और रीतिमुक्त में घनानंद। ये इधर का लिस्ट है, ये इधर का और इधर का। तो अगर रीतिबद्ध की अगर हम एक तरफ से चर्चा करें तो केशवदास है, चिंतामणि, देव, मतिराम है, पद्माकर है, भिखारीदास है। रीति सिद्ध की बात करें तो उसमें बिहारी आ जाएंगे, भूषण आ जाएंगे, सेनापति आ जाएंगे, रसलीन आ जाएंगे। और रीति मुक्त की बात करें तो इसमें घनानंद है, आलम है, ठाकुर है, गोधा है और द्विज देव है। तो इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिए। जैसे इसमें देखिए घनानंद है, इसमें बिहारी हो गए, सेनापति हो गए, इसमें केशवदास है और पद्माकर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट चलिए, अगर हम प्रमुख आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में जो मेन जो है आपके क्या है, प्रमुख आत्मकथा है। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी क्या है, रचनाएं हैं। जैसे अगर हम बनारसी दास जैन की बात करें तो इनकी रचना क्या है, प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक। क्या है, अर्ध कथानक। अगर राहुल संस्कृत्यायन की बात करें तो मेरी जीवन यात्रा, ये इनकी क्या है, रचना है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। वियोगी हरि की अगर आत्मकथा की बात करें तो मेरा जीवन प्रवाह है। पांडे बेचन शर्मा की बात करें तो अपनी खबर है। हरिवंश राय बच्चन का है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। आस्था से अनुया, अंध्या से अनुया मन्नू भंडारी, ये भी क्या है, तो इनकी अगर चर्चा कर लें हम तो ये आपका प्रभा खेतान है और एक कहानी यह भी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर चर्चा करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो इनका आत्मकथा क्या है, जूठन है। सूरजपाल की बात करें तो तिरस्कृत है और तुलसी राम की बात करें तो मुर्दहिया है। क्या है, मुर्दहिया। अब इसके आगे हम यात्रा वृत्तांत देखते हैं कि यात्रा जो साहित्य है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है। तो देखिए, प्रमुख अगर हम यात्रा साहित्य की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सरयू पार की यात्रा। ठीक है। राहुल संस्कृत्यायन की बात करें तो मेरी तिब्बत यात्रा है। लद्दाख यात्रा रूस में और 25 मास, फिर उसके बाद है किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र। और फिर मोहन राकेश का अगर देख लें तो आखिरी चट्टान है, ये इंपॉर्टेंट है मोहन राकेश का भी। अब जीवनी की चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रमुख जीवनी क्या क्या है। प्रमुख जीवनी की अगर हम चर्चा करें तो अमृत राय की क्या है जीवनी प्रमुख, कलम का सिपाही। अमृत राय का क्या है प्रमुख रचना, कलम का सिपाही। ये जीवनी लिखी गई किसकी, प्रेमचंद की। माने अमृत राय ने प्रेमचंद्र की क्या लिखी है, जीवनी लिखी है और उस नाम क्या है, कलम का सिपाही। विष्णु प्रभाकर लिखे हैं जीवनी किसकी, बताइए,
शरद चंद्र की लिखे हैं। और नाम क्या है? आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। और किसके जीवन पे है? तो शरद चंद्र। प्रमुख अगर हम नाटक की बात कर लें तो आपका प्रमुख जो नाटक हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद का, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी, एक घूंट, अजातशत्रु, कामना, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाश यज्ञ, ये सब इंपॉर्टेंट जो है जयशंकर प्रसाद का क्या हो गया? आपका नाटक हो गया। लक्ष्मी नारायण की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी नारायण का क्या हो जाएगा बताइए? अंधा कुआं। मोहन राकेश की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस हैं और आधे अधूरे हैं। प्रमुख हिंदी साहित्य के एकांकी देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जो है, तो प्रमुख एकांकी की बात करें तो इसमें देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा का क्या है? बादल की मृत्यु, दीपदान है। जगदीश चंद्र माथुर का क्या है? भोर का तारा है। भुवनेश्वर का कारवा है। उपेंद्र नाथ अरक का जो है लक्ष्मी का स्वागत है। मोहन राकेश का जो है अंडे के छिलके, ये प्रथम जो है प्रमुख क्या है? एकांकी है। निबंध देख लेते हैं प्रमुख हिंदी साहित्य के। तो देखिए निबंध है रामचंद्र शुक्ल का, देखेंगे तो यह है चिंतामणि। चिंतामणि क्या है? निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगर हम संपत्ति शास्त्र की बात करें तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। मेरी असफलताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? बाबू गुलाब राय। ठीक है, ये निबंध है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो निबंध रचना है वो है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता और आलोक पर्व। ये क्या है? निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अब हम उपन्यास प्रमुख देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम उपन्यास की बात करें तो पहला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब फेमस क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। अगर हम भाग्यवती की बात करें तो श्रद्धाराम फुलौरी के द्वारा लिखा गया है। नूतन जो है ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। कौन कौन सा लिखा गया है? नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। चंद्रकांता, ये भी फेमस है, ये लिखा गया है देवकी नंदन खत्री के द्वारा। किसके द्वारा? देवकी नंद खत्री के द्वारा। और देहाती दुनिया किसके द्वारा लिखा गया है? शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। और मुंशी प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है वो कई उपन्यास लिखे हैं, तो ये सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, गबन है, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था वो अधूरा था या पूरा नहीं हो पाया? तो मंगलसूत्र था। क्या था? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो था वो इनका क्या हुआ? अधूरा ही रह गया, पूरा नहीं हो पाया। ठीक, नेक्स्ट देख लेंगे। अगर हम जयशंकर प्रसाद के उपन्यास की बात करें तो कंकाल है, तितली है, इरावती है। अब इसमें इनका अपूर्ण क्या है? जयशंकर प्रसाद का अगर पूछा जाए कौन सा जो है उपन्यास है जो अपूर्ण रह गया, तो वो था इरावती। क्या था? इरावती, यह अपूर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जैनेन्द्र का। देखिए अब जैनेन्द्र का जो उपन्यास है वो सुनीता है, त्यागपत्र है। और भगवती चरण वर्मा की बात की जाए तो चित्रलेखा इनका उपन्यास है। अगर अज्ञेय जी की बात की जाए तो इनका जो उपन्यास है वो है शेखर एक जीवनी। क्या है? शेखर एक जीवनी। ये किसकी है रचना? अज्ञेय जी का उपन्यास है। और नदी के बीच, नदी के बीच, सॉरी नदी के द्वीप है ना, नदी के द्वीप, ये मिसप्रिंट हो गया है, नदी के द्वीप। और अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, ये किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। और देखिए धर्मवीर भारती का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे गुनाहों का देवता है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों पूछा जाता है एग्जाम में कि गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा जो है किसकी रचना है या किसका उपन्यास है? तो ये धर्मवीर भारती का है। अगर हम यशपाल के उपन्यास की बात करें तो इनका देशद्रोही है और झूठा सच है। क्या है? झूठा सच। नेक्स्ट अगर हम देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो कई बार एग्जाम पूछा गया, वो अनाम दास का पोथा है। ये जो अनाम दास का पोथा है ये किसके द्वारा लिखा गया है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। नेक्स्ट है बृंदालाल वर्मा, तो इनका क्या है? झांसी की रानी और मृगनयनी। और फणीश्वर नाथ रेणु की अगर बात की जाए तो इनकी जो प्रसिद्ध जो है रचना है वो है मैलांचल परती परिकथा। और श्रीलाल जो है शुक्ल का अगर बोले आपसे तो राग दरबारी। और मैत्रेयी पुष्पा का तो ये हो जाएगा इनका इदनमम चाक झूलानट। और क्या है बताइए? लास्ट है आपका अलमा कबूतरी। अब हम कहानी देख लेते हैं हिंदी साहित्य का जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कहानी है आपका किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती। इंदुमती कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है? किशोरीलाल गोस्वामी के। 11 वर्ष का समय किसके द्वारा लिखा गया है? ये कहानी है 11 वर्ष का समय, ये लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल का। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसने कहा था, ये किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और अगर हम प्रेमचंद्र की कहानियों की चर्चा करें तो पंच परमेश्वर है, बलिदान है, आत्माराम है, बूढ़ी काकी है, पूस की रात, बड़े घर की बेटी और लैला और कफन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट जो है प्रेमचंद की क्या है? कहानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की जैसे आप देखेंगे तो छायाग्राम है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है, ममता है, पुरस्कार है, छोटा जादूगर है, मधुआ है, सालवाती है, तीसरी कसम है। ये क्या हो गए? ये इम्पोर्टेंट आपकी क्या हो गई? कहानी हो गई। अब कहानी के बाद हम प्रमुख पत्रिकाओं को देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम प्रमुख पत्रिकाओं की चर्चा करें तो एक तरफ है पत्रिका, दूसरी तरफ है संपादक और तीसरा है प्रकाशन स्थान। क्योंकि पूछ लेता है कि फला जो है पत्रिका जो है कहाँ से संपादित होती थी या कहाँ से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन है। तो देखिए उदंड मार्तंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये किसके द्वारा रचना है? युगल किशोर की। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये फेमस क्वेश्चन है। आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है ये कहाँ संपादित होती थी? मिर्जापुर से। और कौन संपादक है? बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम प्रेमघन भी बोलते हैं। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और कौन प्रकाशक या कौन संपादक था? तो बालकृष्ण भट्ट। जो ब्राह्मण पत्रिका थी ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा क्या होती थी? संपादित होती। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ से छपती थी? कानपुर से। सरस्वती पत्रिका ये भी इम्पोर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित। और कहाँ से? इलाहाबाद से। प्रतीक की बात करें तो यज्ञ जी की जो है संपादक में जो है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से। हंस पत्रिका की बात करें तो ये बनारस से जो है प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन था? प्रेमचंद। धर्मयुग की बात करें तो धर्मवीर भारती इसके संपादक थे और मुंबई से क्या होता था? प्रकाशित होता था। और अगर ज्ञानोदय की चर्चा करें तो कन्हैया लाल मिश्र। और कहाँ से छपता था? कोलकाता से। नेक्स्ट है आपका ये तद्भव, ये पत्रिका जो है अखिलेश के संपादन में जो है छपता था और कहाँ से? लखनऊ से। और नया ज्ञानोदय ये जो पत्रिका है ये दिल्ली से छपती थी या दिल्ली से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे? रविंद्र कालिया। तो ये था हिंदी साहित्य की जो है प्रमुख पत्रिकाएं, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, ये सब जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और कमेंट में बताइएगा अगर कोई त्रुटि हो या फिर कोई सुधार करने योग्य हो तो बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।